होता है कि जब आप बुक पढ़ लेते हैं तो आपकी सारी चीजें कवर हो जाती हैं, तो आपको क्वेश्चन देखना होता है। और उसमें क्या होता है कि एक क्वेश्चन के 4-4, 5-5 बार 6-6-7 तरीके से पूछा जाता है, एक ही क्वेश्चन होता है। जैसे कि यूपी स्पेशल का आप देखेंगे तो 3 जो पेपर होते हैं हमारे GS 1, 2, 3, तो उसमें बड़ा 4 से 5 क्वेश्चन का वेटेज रहता है प्रत्येक पेपर में। साथ ही दृष्टि विजन का नोट्स है हिंदी मीडियम का, आप उसको ले सकते हो वहाँ से। और साथ ही करंट के लिए जैसे उत्कर्ष वाला है। जी उत्कर्ष। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो जी हाँ फ्रेंड्स, तो जैसा आप जानते हैं कि इस समय यूपी PCS का रिजल्ट आया अभी कुछ दिन पहले। हम डेली उसी की सीरीज में एक ही करके वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज के हमारे गेस्ट हैं कुंजलता मैम, जिनका यूपी PCS 2022 में DSP की पोस्ट पर 55वीं रैंक 55 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ। और मैम की आज जर्नी के बारे में जानेंगे। मैम का मीडियम हिंदी रहा है और आपको वो सारे क्वेश्चन हमने नोट डाउन किए, एक एक करके हमको कवर करेंगे। और साथ ही साथ जानेंगे मैम की जर्नी कैसी रही, कितने समय से तैयारी कर रही है, एक एक करके हम सब कवर करेंगे। सो मैम हमारी तरफ से और जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनकी तरफ से आपको इस सफलता के लिए सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका कीमती समय देने के लिए आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मैम आपसे पहला क्वेश्चन एक बार फिर से है कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं, इसके बारे में बताइए। मेरा नाम कुंजलता है और मैं यूपी PCS 2022 में DSP के पद पर 55वीं रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है जी। और मैं अलीगढ़ के एक गांव भटवाला की निवासी हूँ जी। और मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड देखा जाए तो मैंने 1 से 8 तक की पढ़ाई गांव में ही प्राइमरी स्कूल से पूरी की है जी। उसके बाद मैंने अपनी 10 से लेकर 12 तक की जो पढ़ाई है वो मैंने चंदीला गर्ल्स इंटर कॉलेज अलीगढ़ से ही की है जी। और BSc PCM से और MSc मैथमेटिक्स से मैंने DS डिग्री कॉलेज से कंप्लीट की है जी। सो मैम कितने समय से तैयारी कर रही हैं यहाँ यूपी PCS की, कब से तैयारी कर रही थी? मेरा पहला अटेम्प्ट 18 में दिए थे 2018 में। उसके बाद मेरा ये 5वां अटेम्प्ट था। इस आपका मीडियम और ऑप्शनल क्या रहा? मेरा मीडियम हिंदी था और ऑप्शनल मेरा ज्योग्राफी था जी। इसमें आपका यूपी PCS में कितने प्रीलिम्स और कितने मेंस हुए? मेरा ये 5वां प्रीलिम्स था, 3रा मेंस और पहला इंटरव्यू जी। तो मैम काफी आप संघर्ष में रही, स्ट्रगल लाइफ में। हाँ संघर्ष में रही, हाँ समय रहा 4-5 साल लगी। और मैम थोड़ा सा यूपी SC के भी आप एग्जाम देते थे कभी? नहीं, हाँ दिए हैं, 2 बार दे दिए हैं, लेकिन उसको कभी सीरियस होकर नहीं दे पाया क्योंकि साथ पढ़ती थी यूपी PCS और PCS था। डिफेंस में रहता था तो आगे पीछे रहता था, पहले PCS को ज़्यादा फोकस करते थे, PCS में हमें लगा हो जाएगा हमारा जी। सो कोई तैयारी आपने जैसे कोई कोचिंग से की या फिर सिर्फ स्टडी किया? ये मेरा कोचिंग हमारे अलीगढ़ में ही माननीय पुस्तकालय में सिविल सर्विस मार्गदर्शिका के नाम से निःशुल्क कोचिंग संचालित होती है, तो वहाँ से मैंने पूरा गाइडेंस और पूरा अपना तैयारी को सफलता ये प्राप्त की, उसी से मैम जैसा कि आपने बताया कि 2018 से आप तैयारी कर रही हैं और ये फाइनली आप 2022 आ गया, 23 में सिलेक्शन हुआ 2022 में। सो फाइनली इससे पहले क्या कमियां रही और इन 4 सालों में आप कहाँ ग्रोथ किया जो स्टूडेंट को नहीं करनी चाहिए, सबसे बड़ी मिस्टेक आपने क्या रही? अगर प्रीलिम्स में देखा जाए तो ये रहा था कि मेरा 2 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ। जैसे 18 में 1 नंबर से प्रीलिम्स रुक गया था जी। और 19 में भी मेरा किसी कारणवश नहीं हो पाया। तो उसके रीजन देखा जाए तो ये था कि बार बार रिवीजन ना करने की कुछ मुझे लगता है कमियां थी मेरी जी। और साथ ही पुराने क्वेश्चन जो होते हैं उनको मैंने अच्छे से ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे 70 से 75 क्वेश्चन वो होते हैं जो पुराने पूछे जाते हैं डायरेक्ट, मैंने ऊपर लाइटली लेती थी जी। फिर मैंने उसको देखा 2020 में जब मैंने अपना अटेम्प्ट किया तो मैंने सारे अच्छे से घटना चक्र जो आते हैं उनको अच्छे से पढ़ा और मैंने क्वेश्चन अच्छे से किए और साथ ही मैंने रिवीजन बहुत किया था, अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे मैंने 20 में ही अपने अच्छे से नोट्स बनाए थे, फिर उन नोट्स को रिवीजन किया और मेरा 2020 में प्रीलिम्स हुआ जी। सो मैम थोड़ा सा जानेंगे, अभी आपकी तैयारी चल ही रही होगी SDM बनने के लिए, बिल्कुल। तो इस बार फॉर्म भरे होंगे आए हो, तो अंतिम इस जो है कि 20-25 दिनों में 14 मई को प्रीलिम्स का एग्जाम है, तो कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर रही हैं और आपकी कैसे इससे पहले ट्रेनिंग होती थी, किन चीज़ों को ज़्यादा आप फोकस करते हैं, किन चीज़ों को ज़्यादा टाइम देना चाहिए? अभी समय कमी है तो उसके लिए जो मैं नोट्स बना रखे हैं अपने सिनॉप्सिस टाइप में हर सब्जेक्ट के जो मैनुअल है, जैसे मैंने पॉलिटी का शॉर्ट नोट से बना रखा है, कुछ मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का बना रखा है, एंशिएंट का मिडिवल का शॉर्ट नोट बना रखा है, तो मैं उसको बार बार रिवीजन करूंगी और कर भी रही हूँ। और साथ ही प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं तो मैं उनको बड़ा फोकस कर रही हूँ क्योंकि उनका डायरेक्ट में उनका बड़ा स्कोप रहता है। और करंट अफेयर्स के लिए अभी थोड़ा चल रहा था, बीच में थोड़ा ये रहा था कि इंटरव्यू और मेंस के दौरान इंटरव्यू और रिजल्ट के दौरान चीज़ें थोड़ी ठीक नहीं रही हैं, तो उसके लिए मैं दृष्टि जो है
ई दृष्टि की जो निकलती है घटना चक्र वाली जो है उसको मैं करूंगी, थोड़ा उसकी चीजों को कवर कर लूंगी। फाइनल सिलेक्शन भी ले लिया, फाइनल सिलेक्शन भी हुआ मेरा। तो मैम आपका मीडियम हिंदी रहा है, तो मतलब तैयारी करने में क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने के मिले, और फाइनली इस 5 साल की जर्नी में सबसे बड़ी कठिनाई आपको कहाँ है? कठिनाई यही थी, पहले तो ये था मेरा प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा था। प्रीलिम्स को लेके सच में बहुत ज़्यादा कठिनाई थी मेरे लिए कि वह प्रीलिम्स हो तो मेंस में आगे जो होता है कि आपका एक ताला खुलना चाहिए जब आप ऊपर चढ़ के जाएंगे। जी। तो उसके लिए प्रीलिम्स में बहुत समस्या रहती थी कि मैं समझ नहीं पाती थी कैसे मैं करूँ, मेरा कैसे प्रीलिम्स हो, कैसे भी प्रीलिम्स होना चाहिए। तो उसके लिए फिर मैंने स्ट्रेटेजी अपनी चेंज की, कुछ यूट्यूब से मैंने हेल्प ली, सर से मैंने बात की, और जो भी पेपर लगाती थी मैंने उनको बार बार पेपरों को अच्छे से किया, उनको पेपर के एनालिसिस मैंने बार बार किया। तो प्रीलिम्स में रहती थी। साथ ही अगर पूरा देखा जाए तो कभी कभी हम कंटेंट को लेके भी परेशान रहते हैं जैसे हिंदी मीडियम में, लेकिन अब इतना है कि आपको अवेलेबल है। जैसे घटना चक्र अपना निकालता है मेंस के लिए, उनकी जो बुकलेट आती है वो बहुत अच्छी है, वो मेंस के लिए आपको हेल्प करती है। साथ ही दृष्टि या विजन का नोट्स है हिंदी मीडियम का, आप उसको ले सकते हो वहाँ से। फिर मैंने तो वहीं से अपना कंटेंट तैयार किया था, टॉपिक वाइज जो भी था मेरा सिलेबस था उसको लेके। तो प्रत्येक जो हमारे पेपर थे, 4 पेपर होते, चारों का मैंने ऐसे तैयार किया। उसके बाद इथिक्स में थोड़ी मुझे समस्याएं आई, तो उसके लिए मैंने यूट्यूब का हेल्प लिया, और साथ ही फिर अपना सारे जो भी कीवर्ड्स दे रखे थे उनको मैं नोट्स बनाया एग्जाम्पल के साथ। तो ज़्यादा कठिनाई तो नहीं रही, लेकिन फिर भी यह है कि थोड़ा कंटेंट और नोट्स को लेके रहती है। फिर मैंने उनको बार-बार अपना तैयार किया तो अच्छे से फिर हो गया। सो मैम थोड़ा सा बात करेंगे जो जीएस के पोर्शन है, जीएस 1, जीएस 2, जो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के, इसके लिए आपने क्या कंटेंट प्रेफर किया था पढ़ने के लिए? जैसे हम इसमें देखें, प्रीलिम्स में देखें तो वो जैसे सभी का रहता ही है कि आपने क्या प्रेफर किया? तो मेरा यही था कि हिस्ट्री के लिए मैंने एस के पांडे बुक को प्रेफर किया था, क्योंकि मेरा जो ध्यान में कोचिंग ली थी तो सर ने हमें बताई थी, तो मैंने इलाहाबाद पब्लिकेशन से निकलती है, तो वो ही मैंने तीनों बुक को पढ़ा था, मॉडर्न के लिए, मिडिवल, एंशिएंट के लिए। और लक्ष्मीकांत को मैंने पॉलिटी के लिए किया था। और इकोनॉमिक्स के लिए ये था कि एहसान लाल की बुक आती है, हाँ तो मेरे तो वो मैंने पढ़ी थी, और साथ ही मैंने घटना चक्र है और करंट को मैं अपडेट करती रही थी साथ के साथ। और सो मैम घटना चक्र जो आता है तो मतलब कैसे उसका नोट्स भी बनाते थे कि ऐसे ही पढ़ते थे? नहीं, पहले तो ये था कि जैसे मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स नहीं बनाया, मैंने बुक से बनाया। उसके बाद जो मुझे लगता था कि जो कोई क्वेश्चन ऐसा है जो मेरा छूट रहा है, मेरे नोट्स में कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो उसको मैं 2-3 पेज में जब सिनॉप्सिस टाइप में जो क्वेश्चन नहीं होते थे बस केवल वही बनाती थी उसमें। सो जिस ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी के लिए आपने क्या पढ़ा, और जो वर्ल्ड ज्योग्राफी उसके लिए, और फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, ये तीनों के लिए आपने क्या क्या पढ़ा? ज्योग्राफी क्योंकि मेरा ऑप्शनल था तो उसके लिए यही था कि आपको बड़ा अच्छे से करना ही पड़ता। मेरा बैकग्राउंड तो नहीं रहा था ज्योग्राफी, लेकिन फिर भी मैंने उसको 6 से लेके अपने 12th तक की जो भी एनसीईआरटी आती है मैंने उनको बड़े अच्छे से किया था। और उसके साथ ही मैंने परीक्षा वाड़ी की बुक भी ली थी, जो इसमें फैक्ट वगैरह आते हैं तो वहाँ से वो कवर हो जाती हैं, और कॉन्सेप्ट की बहुत सारी चीज़ें होती हैं ले करते हैं वो हाँ हो जाती हैं। और जैसे मेंस था तो मेंस के लिए तो मैंने उसमें मेरा ऑप्शन था ज्योग्राफी, तो उसके लिए मैंने फिर एक डीएस बुलर की बुक आती है, कुछ मैंने नोट्स भी ले लिए थे, सर ने हमें प्रोवाइड कराए थे नोट्स, तो वही मैंने सारी चीज़ें की। सो मैम एक आईआर के लिए यूपी में एग्जाम दे रहे हैं, तो यूपी स्पेशल के लिए आपने क्या पढ़ा, और इंटरनेशनल के रिलेशन से वो सारी चीज़ें कैसे कवर होती हैं? जैसे कि यूपी स्पेशल का आप देखेंगे तो 3 जो पेपर होते हैं हमारे जीएस 1, 2, 3, तो उसमें बड़ा 4 से 5 क्वेश्चन का वेटेज रहता है प्रत्येक पेपर में। तो उसके लिए ये था कि एक तो मैंने DIS ने निकाली थी 2018 में अपनी बुकलेट, तो एक मेरे फ्रेंड था उन्होंने मुझे दे दी थी, तो उनको ही मैंने बार बार उसको किया, क्योंकि वो अपडेट ज़्यादा नहीं होती। मान लो हिस्ट्री पढ़ा हमने, हिस्ट्री में कोई अपडेशन नहीं होगा, तो वहीं से मैंने क्या किया था सिनॉप्सिस बना ली थी उसकी भी, मैंने नोट्स बनाए थे वहाँ से तीनों पेपरों के लिए। GS 1, 2, 3 में जो भी टॉपिक हैं वो कवर हो रहे थे वो बना लिए थे, और साथ ही इस बार जो मैंने घटना चक्र लिए थे 22 में 21 वाले थे, तो वहाँ से जो भी लग रहा था नहीं हो रहा था वहाँ से मेरा चीज़ है। इसमें मैम थोड़ा सा एक क्वेश्चन स्टूडेंट करा कि मतलब घटना चक्र प्रीलिम्स के लिए अलग आती है, मेंस के लिए अलग आती है? जी बिल्कुल, प्रीलिम्स के लिए रहता है कि उसमें आपके लिए मिलेंगे केवल क्वेश्चन होंगे और ऑप्शन होंगे, लेकिन मेंस के लिए आपको कंटेंट प्रोवाइड कराना है। प्रीलिम्स के लिए जैसे क्वेश्चन हमने देखी है बुक इतनी मोटे बुकें हैं, और नीचे अब ऑब्जेक्टिव के अलावा नीचे जो डिस्क्रिप्शन रहता है, तो कैसे उसको प्रिपेयर करती है, कोई नोट्स बनाती है या फिर कैसे पढ़ती है, याद कैसे रहता है? नहीं, ऐसा होता था, मैं पहले क्या करती थी, पहले अपना जैसा मुझे आज इतना टॉपिक कवर करना है, गुजरात में भी कोई भी बुक है, तो बुक पढ़ने के बाद जब मैं घटना चक्र करती थी, तो फिर वो मैं ऐसे क्या होता है कि जब आप बुक पढ़ लेते हैं तो आपकी सारी चीजें कवर हो जाती हैं, तो आपको क्वेश्चन देखना होता है, और उसमें क्या होता है कि एक क्वेश्चन के 4-4, 5-5 बार 6-6, 7 तरीके से पूछा जाता है, एक ही क्वेश्चन होता है,
तो मैं वहाँ से मैं ऐसे कवर करती थी। अगर मैंने बुक पढ़ी अपनी, वहाँ से मुझे कोई भी क्वेश्चन नहीं मिला, मैं उसको नोट डाउन कर लेती थी अपनी बुक से। सो मैम जिससे कि कितना घंटा यहाँ घर पर रहकर आपने तैयारी किया, फाइनली सिलेक्शन भी लेकर देखा है, कितने घंटे डेली पढ़ाई कर लेती थी? और साथ साथ ये भी बताइए कि मतलब कैसे पढ़ाई डेली टारगेट करती थी, या फिर वीकली या मंथली, या फिर सुबह उठकर डेली पढ़ाई टारगेट किया हमें इतना आज कवर करना है, कैसे पढ़ाई करती थी? नहीं, मेरा डेली का रूटीन होता था, क्योंकि मेरा कभी ऐसा नहीं रहता था 8 दिन में मुझे ये करना, 10 दिन में मुझे ये करना है, और घंटों का नहीं रहता था जी। क्योंकि घंटों का तो पता भी नहीं पड़ता कितने घंटे पढ़ रहे। ये था कि बस हमने जो डिसाइड किया है आज अपना इतना करना है तो वो कंप्लीट होना चाहिए सिलेबस हमारा। तो जैसे मैं 2-3 सब्जेक्ट को पहले लेके चलती थी एक साथ ही, तो मैं उनको सोचती थी कि आज इस बुक के इतना चैप्टर कर लूँगी, दूसरा है जैसे पॉलिटी का मैं इतना करूँगी, और इकोनॉमिक्स में इतना करूँगी, और इन्वायरमेंट का इतना करूँगी। तो वो मेरा ये होता था कि उसका 75 से 80% मैं कवर करूँगी। सो मैम आपका मीडियम हिंदी रहा, तो मतलब एक हिंदी मीडियम के लिए आंसर राइटिंग करते समय मतलब एक जब बेस्ट आंसर कैसे लिखे, जैसे एग्जामिनर को अफेक्टिव कैसे बनाएं, ज़्यादा आंसर ऑथेंटिक हो, नंबर इंक्रीजिंग हो, लोगों से कुछ अलग दिखे, तभी सारा क्रम में लिखने का ही, और लिखने पर ही सिलेक्शन है। तो आप कैसे अपने आंसर को अफेक्टिव बनाती थी? थोड़ा सा कुछ चीज बारे में बताइए जो हम नहीं पूछ पाए डायरेक्टली, जो आप और ज़्यादा करती थी अपनी आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग में ये था कि मेरे साथ मैं क्या करती थी, अगर कोई भी बार क्वेश्चन आ रहा है जी, तो हर जो पेपर आपका होता है, जैसे पॉलिटी होती है, इकोनॉमिक्स होती है, भारतीय समाज है, तो उसके कुछ कीवर्ड्स होते हैं जी। तो मैं अपना पहले क्वेश्चन देखती थी, अगर उसमें कोई कीवर्ड ऐसा है जिससे मैं अपना इंट्रो स्टार्ट कर सकूं, या कोई ऐसा चीज मुझे दिख जाता था जिससे मैं इंट्रो स्टार्ट कर सकूं, तो इंट्रो लिखती। फिर उसके बाद उसकी जो मेन बॉडी है जिसमें कुछ पूछा गया तो उसके मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पक्षों को लिखते हुए फिर उसका कंक्लूजन लिखती। कंक्लूजन में ये था कि मैं अपने आंसर में अच्छा बनाने के लिए डाटा फैक्ट का भी यूज करती थी जी। मान लो कि आज पूछा गया डाटा फैक्ट कहां से मतलब कलेक्ट करती थी? हाँ, तो उसके लिए ये था कि करंट अफेयर्स आप पढ़ते रहते हैं तो करंट अफेयर्स से कवर हो जाता था वो, और साथ ही मैंने इस बार विजन 365 जो आती है मैगजीन करंट की मेंस के लिए वो भी ली थी। तो वहाँ से बहुत सारी चीज मैंने उसमें अपने नोट्स बना रखे थे। उसके नोट्स ये था कि डाटा फैक्ट का केवल कोई भी करंट में कोई इंडेक्स आया है, कोई ऐसी रिपोर्ट आई है, या कोई आपके लिए कोई सरकार ने ऐसी योजना चलाई है जो कि आप क्वेश्चन को रिलेट कर दे उससे, तो मैं ऐसे उसको फिर बनाती थी उससे। सो मैम जैसे कि इस तैयारी में करते समय आपको बताया कि 5 टाइम्स आपने प्रयोग दिया है, तो कभी ऐसा भी आता होगा कि डिमोटिवेट होती थी कि नहीं होगा क्या करेंगे, कभी ऐसा सोचा था कि नहीं होगा तो क्या करेंगे, प्लान भी क्या रहेगा, ऐसे उस स्थिति कैसे हैंडल करती थी कैसे? हाँ, लंबा सफर तो रहा है, लेकिन ये था कि मन में था हो जाएगा। घर वाले मेरा बड़ा सपोर्ट करते थे। अच्छा। मैं तो बोलती थी कभी कभी पता नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, लेकिन मम्मी पापा भाभी दीदी वगैरह सब लोग जो फैमिली में थे वो कह रहे तो कर हो जाएगा तेरा, एक दिन हो जाएगा, समय लग रहा है क्योंकि तूने स्टार्टिंग भी 0 से किया था पूरा अपना, तो इसलिए 1-1.5 साल के ऊपर सिलेबस कवर करने में लग जाता है, तो कर हो जाएगा तेरा। तो हमेशा ये लोग बोलते रहते हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, तो मैं भी सोची चलो हो ही जाएगा, लेकिन मैं लगातार लगी रहती थी उसमें। मुझे तो हो जाएगा, एक दिन तो हो जाएगा, मुझे ऐसा विश्वास होता था। और प्लान बी के लिए ये था कि कुछ सोचा नहीं था अभी तक, तो ये था कि इसमें हो जाएगा नहीं होगा तो उसके बाद सोचेंगे कुछ, प्लान बी कुछ नहीं था मेरे पास। मैम सो मैम रिजल्ट आने के बाद सबसे पहले खुशी क्या आ रही है, सबसे पहले किससे आप बताया और फैमिली रिएक्शन क्या रहा? अभी आपके माता जी से बात हो रही है तो बहुत खुशी थी, तो मतलब उस स्पेसिफिक बताइए कैसे, सबसे पहले आपने किसे बताया? हाँ, जैसे रिजल्ट आया तो मम्मी और पापा थे घर पे, भाभी 3 लोग थे, भाभी 4 लोग थे, तो मैंने बोला मम्मी में रिजल्ट आ गया और सिलेक्शन हो गया डीएसपी बन गया। हाँ, मेरे पापा दूसरे रूम में थे, मेरे पापा सिलेक्शन में डीएसपी बन गए, तो डीएसपी के लिए हो गया। तो बड़ी खुशी तो थी, जब सुना तो पापा एकदम बाहर निकल के आए, मेरे रूम में आई, इसी रूम में बैठे थे। और साथ ही फिर मैं सबसे जैसे घर में ऐसे बात हुई हमारी, इसके बाद मैंने जो हमारे सर हैं जितने भी टीचर यहाँ से मैंने कोचिंग ली थी, तो डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा सर हैं, तो उनको बताया, राजवीर सर को बताया, रिंकू भैया को बताया, राजकुमार सर थे, जो भी टीचर थे हमारे सभी को बताया। और साथ ही मैंने फिर अपने आप जैसे पता पड़ेगा तो फिर कॉल आती थी, सबको पता ही पड़ गया था, ग्रुप के माध्यम से मैं ग्रुप में सबको शेयर कर दिया था। तो सबसे पहले फैमिली में तो पता पड़ा, उसके बाद मैं सर को ही बताया जो मेरे सर रहे हैं जी। एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा मैम कि इससे कि जो आप प्लस कैंडिडेट हैं उन्हें क्या सजेशन देना चाहती हैं, वो भी जो गांव से तैयारी कर रहे हैं, और फाइनली कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटी मिली, और जो ज़्यादातर रूरल एरिया से बच्चे करते हैं उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, तो थोड़ा उनके लिए कुछ बोलिए। अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, हाँ सही बात है, लेकिन ये है कि अगर आपको कम संसाधन है जी और चीज़ें जहाँ से भी मिले तो उसको आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि जैसे मेरे पास भी कम था, लेकिन मेरा YouTube था, उसका बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है वो, तो मैंने उसका बड़ा सहारा लिया। और साथ ही मुझे कोचिंग मिली, वहाँ से मैंने अपना पूरा तैयारी को आगे किया। तो उनके लिए यही है कि भाई
तैयारी लगातार लगी रही है, उसमें निरंतर लगी रही है और हार्ड वर्क कीजिए, जो भी आपने एक सपना देखा उसके लिए, और निरंतर प्रयास कीजिए और धैर्य संयम की बहुत जरूरत है इसके अंदर, क्योंकि डेडिकेशन और जरूरी है बहुत ज़्यादा इसमें, पेशेंस और डेडिकेशन और हार्ड वर्क, तीनों चीज़ आपके अंदर है तो आप निरंतर लगी रहिए, सफलता एक न एक दिन मिल जाएगी। मैम थोड़ा सा बताइए, अभी आपने बताया कि यूट्यूब चैनल में हम क्रिएट किया है, तो प्लीज़ एक क्वेश्चन हमने वो पूछने में भूल गए कि कोई यूट्यूब चैनल जो आपने प्रेफर ज़्यादा करती थी, डेली रूटीन में पढ़ती थी, या फिर कोई साइट जो आपकी तैयारी में बहुत हेल्पफुल रही, तो उसे बता सकती है हमारे स्टूडेंट के लिए। हाँ, डेली रूटीन में तो ऐसा नहीं, मैं डेली किसी एक को कर रही, मेरा ये हो रहता था कि मान लो मुझे कोई चीज़ नहीं आई है तो मैं उसको सर्च कर उस पर डालती यूट्यूब पे, अगर कहीं से भी मुझे मिल जाए तो वहीं से मैं देख लेती थी, स्पेशली कोई नहीं कि हाँ आज एक किसी चैनल को फॉलो कर, ऐसे कोई जो आपको ज़्यादा अच्छा लगा हो कंटेंट के लिए, जो आपको हेल्प किया, जैसे अनअकैडमी से मैंने बहुत सारी चीज़ें हेल्प ली है। वहाँ पे एक सुनील सर थे, द हिंदू को हिंदी में एनालिसिस कराते, तो उनका मैं देखती थी, लेकिन मैंने अब 1 साल से नहीं देखा है। 2020 में मैंने पूरी साल वो देखा था, उसका मुझे बड़ा आंसर राइटिंग में बड़ा बेनिफिट रहा था। आज मेरे पास उसके नोट्स हैं, क्योंकि जो भी वहाँ कंटेंट मुझे मिलता था सर हिंदी में कराते थे, तो वहाँ से हेल्प लेती थी। और साथ ही करंट के लिए जैसे उत्कर्ष वाला है, गौरव सर हैं, उनका डेली का नहीं, ऐसा उनका मैं मैगजीन पढ़ती हूँ, जैसे मेरा बीच में छूट गया 1-2 महीने का, तो मैं उनको कवर कर रही हूँ वहीं से। और साथ ही दृष्टि को भी कभी कभी देख लेते थे, जैसे मैं इंटरव्यू के दौरान मैंने चीज़ों को देखा। में कोई भी मोटिवेशन लाइनें जो आपको आती है हमारे स्टूडेंट के लिए शेयर कीजिए, जो उनकी तैयारी में एक नई उड़ान दे, और कोई भी जो आपको आती है एज ए पोएम, पोएट्री। हाँ, जैसे मेरे लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का एक वो था कोट था, बड़ा मुझे इंस्पायर करता था। जैसे बोलते हैं कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने न दें, ना कि सपने हो गए आपको रात में आप देखें, तो वाला कोट से सच में वो सच है कि सपने ऐसे होने चाहिए कि आपको सोने न दें। तो एक सपना मेरा भी था कि मुझे सच में ये लगता था कि मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो रहा, तभी मैं उसको रात को पढ़ने बैठ गई, दिन में पढ़ने बैठ गई, कभी भी होता था, कभी 24 घंटे में जब भी समय मिलता पढ़ने बैठ जाती। तो ये है कि भाई सपने देखे हैं तो उसको पूरा करने के लिए अपनी चीज़ें लगाते हैं और सफलता आपको एक न एक दिन मिलनी है। जी, सो मैम आप हमारे तरफ से और अपना कीमती समय देने के लिए हमारे स्टूडेंट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से एक बार फिर से आभार हो। थैंक यू। और फ्रेंड्स, मैम ने वो सारी चीज़ें एक एक करके कवर किया, घटना चेक, मैम का मीडियम हिंदी रहा और मैम की जर्नी काफ़ी संघर्षमय रही, छोटे छोटे मिस्टेक आंसर को कैसे इफेक्टिव बनाए, और साथ ही साथ मैम ने भी कंटेंट को लेकर के बात किया, और लास्ट में एक और अच्छी बात कही कि जब सपने देखने तो पूरा आप ही करना होगा, रात हो दिन हो कोई समय मैटर नहीं करता। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा, कोई भी कोई कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।